आप लोगों ने एडवोकेट्स एक्ट जो है वो पढ़ लिया था, उसमें प्रोफेशनल कंडक्ट एंड मिसकंडक्ट क्या होता है मुझे बताया गया, वो चीज भी आपने पढ़ ली है। जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। जो एक्ट है 1971 का, उसके अंदर जो है आपकी कौन सी धाराएं हैं जो हम लोगों को देखनी है, वो सारी हम जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस हैं जिन्हें हम देखेंगे, जिनसे जो है हमें पता चलेगा कि क्या जो है कोर्ट की अब विचारधारा है कि वो किस तरीके से जो है डील करेंगे। आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मेरे हिसाब से स्क्रीन दिख रही होगी सभी को। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, देखिए क्या है कि अगर आप एडवोकेट हैं या पार्टी है, दोनों में से आप कोई भी हो सकते हैं, आप न्यायालय के समक्ष जो है पेश होते हैं। इफ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट, एक तो कोर्ट में जो कंडक्ट है आपकी, आपके शब्द हैं, आप जो है किस तरीके से पेश आ रहे हैं वहां पर, आपकी भाव भंगिमा है और है, ये सारी चीजें तो मैटर करती ही है। उसके बाद में जो है कोर्ट की बात को अगर आप काट रहे हैं बीच में या उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात होती है, द ऑर्डर्स दैट आर गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है, कोई भी अगर निर्णय दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, कोई डिसीजन दिया जाता है, कोई डिक्री दी जाती है या रिट जो है पास करी जाती है, यदि उसकी जानबूझकर जो है अवज्ञा या उल्लंघन या अवमानना की जाए, ठीक है, उसे नहीं माना जाए, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इफ एनी ऑर्डर, डिक्री, डिसीजन, रिट ऑफ द कोर्ट दैट इज विलफुली डिसोबेड, विलफुल ब्रीच, तो उसे जो है हम सिविल अवमानना के रूप में जो है जानते हैं। आपराधिक जो है आपकी अवमानना क्या है, मैंने आपको बोला दो तरीके होते हैं कि एक तो आप उनकी बात ना माने, उनके जो ऑर्डर्स वगैरह दिए गए हैं उन्हें आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज जो ये बात बोली जाती है कि लिखित रूप से, मौखिक रूप से, चिन्हित रूप से या चित्रित करके, ठीक है, बाय रिटन स्पोकन फॉर्म, कोई आप एक्सप्रेशन के रूप में आर्टिकल 19 के जो भी आप एक्सप्रेशंस काम में ले सकते हैं जिनको हम बोल रहे हैं, उनमें से किसी भी रूप से आप जो है ऐसी बात को प्रकाशित करते हैं, इफ यू पब्लिश एनीथिंग विच वायलेट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो उनको जो है आप आपराधिक अवमानना के अंदर मान सकते हैं। ये चीज है, यहां पर ये बात करी गई है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट क्या है। कंटेम्प्ट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के पास में जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, आप बाद में जो है पढ़ेंगे, आप सीपीसी भी पढ़ेंगे, सीआरपीसी भी पढ़ेंगे, वो अभी नहीं है आपके, उसके अंदर आपकी जुरिस्डिक्शंस की बात करी जाती है, ठीक है, न्यायाधिकार की बात करी जाती है। अभी न्यायाधिकार की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या न्यायाधिकार होते हैं, वो है आपके, आप बात कर सकते हैं कि टेरिटोरियल के हिसाब से हो सकता है, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट मैटर के अनुसार हो सकता है कि क्या केस है उसके हिसाब से हो सकता है, और जो है आपके फिर पिक्यूनरी, कितने मनी इन्वॉल्व है उसके हिसाब से होता है। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के ना टेरिटोरियल वगैरह जो है आपकी सीमाएं जिस तरीके से पुलिस स्टेशन की या फिर बांध रखी होती है, उनके हिसाब से जो है आपके जुरिस्डिक्शन होते हैं। अलग अलग जो है आपके उनसे मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स होते हैं, और उसके बाद में जो है ऊपर उसी तरीके से चढ़ते जाते हैं उनके साथ में एमएम वगैरह के बाद में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, उनसे भी अलग एक ऊपर बढ़ के जो है न्यायाधिकार दिया गया है कि अगर उनकी अवमानना हो तो वो उन केसेस से भी डील कर सकते हैं। तो आपकी जो है न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 है, ठीक है, 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपकी आता है। उसके अंदर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है और इसकी पनिशमेंट क्या है, ये आपके जो है सेक्शन 12 के में बात करी गई है इसकी। और उसके बाद में जो है कि किस प्रकार से जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर जो है कॉग्निजेंस ली जा सकती है। तो
तो हम पहले जो है यही समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, फिर इसकी पनिशमेंट क्या है, और क्रिमिनल अगर कंटेम्प्ट होता है तो उस केस के अंदर जो है क्या सजा दी जा सकती है, और उसकी जो है कॉग्निजेंस जो है कैसे ली जा सकती है, उस व्यक्ति को जो है किस तरीके से जो है हिरासत में लेके या फिर उसके ऊपर क्या जो है सिविल केस के लिए क्या फाइन्स लगाए जा सकते हैं, क्या उसको जो है सिविल जो है आपकी आप जेल के अंदर जो है रख सकते हैं, या फिर आप जो है उसको क्रिमिनल केस में जो है किस तरीके से आपको पनिशमेंट देनी है, ये सारी की सारी चीजें जो है लिखी जाएंगी। ये बोला गया है देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय, अब दंड का जो प्रावधान है वो हम बाद में पढ़ लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को भी है, उच्च न्यायालय को भी है, और उसके बाद में जो है अधीनस्थ न्यायालय है और न्यायाधिकरण है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अतिरिक्त, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आपकी जो लोअर कोर्ट्स है, अधीनस्थ न्यायालय है और न्यायाधिकरण है, ठीक है, अदर ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल, उन लोगों के पास में भी जो है आपकी दंड करने की जो है राइट्स दिए जाते हैं। तो ये आपके सेक्शन जो है 10, 11 और 12, ये सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उन्हें जो है हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है हम ये पहले जो है एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 129 सबसे पहले जो है ये अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट को देता है कि उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, ठीक है। Article 129 of the Constitution states that Supreme Court has a right to punish anyone for its contempt, ठीक है, of decisions or anything. उसके बाद में जो है Article 142 सब क्लॉज 2 अनुच्छेद 142(2) वो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे ये सक्षम बनाता है, ये पर्टिकुलर आपका आर्टिकल, कि यदि कोई भी अवमानना किसी ने करी है तो उस व्यक्ति की जांच की जा सकती है और उसे दंडित किया जा सकता है जो उस पे आरोप लगाया गया है उसके तहत। इफ एनी पर्सन, इफ ही हैज बीन फाउंड, you know, if any kind of charge is laid against a person that he has committed a contempt of court, then an inquiry can be made by the Supreme Court और उसके लिए जांच भी की जा सकती है। और फाइनली जो है आपके अनुच्छेद 215 के अंदर आर्टिकल 215, उसमें जो है हाई कोर्ट्स को जो है ये राइट दिया गया है, सेम राइट जो है दिया गया है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है सभी को ये राइट है कि दे हैव अ राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति का भी अधिकार है और जो है अपनी बात जो है उसको भी कहने का अधिकार जो है उनको मिलता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट कर सकें, दे कैन टॉक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट द कंट्री, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम आप देखते हैं आईपीसी के अंदर 124 जो है 125, ये सारे के सारे जो है बात करते हैं कि उनके ऊपर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो क्या एक्सप्रेशंस नहीं कर सकते हैं। ये सेम जो है आपके एक्सटेंशंस होते हैं कि आप कोर्ट के समक्ष जो है क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या प्रकाशित कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर आप जो है उससे अलग हटके, जो कोर्ट ने कहा है उससे अलग हटके कुछ कर रहे हैं, उनकी अवमानना कर रहे हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है, ये बोला गया है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल कंटेम्प्ट वर्सेस क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है, अगर हम सिविल अवमानना और आपकी आपराधिक अवमानना इन दोनों की जो है बात कर रहे हैं तो अलग अलग जो सोर्सेज हैं, सबसे पहले ये जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सोर्स क्या है, इंग्लिश लॉ। लेकिन अगर इंग्लिश लॉ को पढ़ा जाता है तो वहां पे क्रिमिनल और सिविल जो कंटेम्प्ट है उनके बीच कोई बड़ा जो है डिफरेंस नहीं है। क्रिमिनल और सिविल कंटेम्प्ट के बीच में जो है कोई बड़ा अंतर नहीं है और वहां पर जो है ऑलमोस्ट सेम ही जो है चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है ये बोला जाता है कि सिविल कंटेम्प्ट जो है, देखिए
ये मैंने जो हाईलाइट किया है अभी पार्ट, सिविल कंटेम्प्ट जो है वो ये बात कहता है कि willful breach of an undertaking given to the court or willful disobedience of any judgment or order of the court. willful, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। जानबूझकर आपकी इच्छा के कारण आपने जो है अगर किसी डिसीजन, डिक्री, रिट, आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन या अवमानना करी है तो उसे जो है सिविल अवमानना बोला जाएगा। या आपने कोर्ट को कोई भरोसा दिलाया है, ठीक है, इफ यू आर गिवन एनी अंडरटेकिंग टू द कोर्ट और उसकी आपने जो है जानबूझकर अवज्ञा करी है तो उसे भी जो है विलफुल डिसोबीडियंस के अंदर माना जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए इंटेंशनल एंड विलफुल वायलेशन की हम बात कर रहे हैं, जानबूझकर करी गई अवमानना की हम बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है कोर्ट का कोई डायरेक्शन हो, कोर्ट कई बार जो प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों ने जो है जाना स्टार्ट नहीं किया होगा, खासकर आप जो है जाएंगे अगर हाई कोर्ट्स वगैरह में जाते हैं और वहां आप जाके देखते हैं तो वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बहुत सारे केसेस लग रहे होते हैं, कंटेम्प्ट के केसेस। उन कंटेम्प्ट के केसेस में ज्यादातर वो केस होते हैं जहां पर किसी पार्टी को किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है कोई रिट जो है उनके पक्ष में आ गई है, किसी प्राइवेट पार्टी के पक्ष में आ गई है, कोई डिसीजन जो है उनके पक्ष में आ गया है किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ। अब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है अगर उसको माना नहीं जाए, उसको फॉलो नहीं किया जाए, ठीक है, अगर उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाए तो क्या किया जा सकता है। तो उस पार्टी के पास में ये अधिकार है कि वो कंटेम्प्ट का केस जो है लगा सकता है जिसके अंदर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और उस कंसर्न डिपार्टमेंट का बाय नेम जो है जिस इंसान को उस ऑर्डर की पालना करनी है उसे भी जो है पार्टी बनाया जा सकता है, नेम पार्टी जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यही है, देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस और डिफिकल्टीज इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। It is expected out of the government departments or functionaries कि वो ये आके बताएं उस केस के अंदर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसके कारण वो जो है इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो समय रहते हुए टाइम का एक्सटेंशन ले लेंगे, अपनी क्लैरिफिकेशन क्लियर, मतलब वो अपनी बातें जो है उनको क्लियर बता देंगे, तो उस केस के अंदर जो है ना उन पे कंटेम्प्ट लगेगी, और अगर लग भी जाती है कंटेम्प्ट की जो है आपकी प्रोसीडिंग्स चल जाती है तो उस केस में क्या होएगा कि उनको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आता है कि ज्यादातर जो है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है क्या बोलते हैं कि आपकी क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है जिसके लिए सिविल डिसोबीडियंस है वो क्या है। देखिए बहुत बार आके जो है ये बोलते हैं कि नहीं माय लॉर्ड, हमने जो है जानबूझकर कोई अवज्ञा नहीं करी है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, इस ऑर्डर आपने जो ऑर्डर दिया है उस पे काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। एक क्या है, आपने क्या किया कि आप उसको डिसओबे नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो है आप जो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जो आपकी जो लचर व्यवस्था है, ठीक है, पैसिव जो एटीट्यूड है आपका, क्या वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, यहां पर ये बात होती है। देखिए मैंने जो हाईलाइट किया ना ये पार्ट, ये वाला, इट इज नॉट द कंटेम्प्ट विच गेट्स ऑल्टर्ड बाय पैसिव नेगेटिव और एन एक्टिव पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है। यहां पर ये है, यहाँ पर देखिए ये पढ़िए, ये वाला जो पार्ट है इसके में ये बोला गया है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, उसके बाद में जो है आपको समझाऊंगी। ये It is also of some relevancy to note that, ये कोर्ट के नोट्स चल रहे हैं, ये जो सारी की सारी बातें करी जा रही है ना, ये कोर्ट ने जो कहा है वो बातें हैं, तो आई एम रीडिंग केस नोट्स एक तरीके से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें पढ़ना जरूरी है। It is also of some relevancy to note that disobedience of court orders by positive or active contribution or non-obedience by a passive and dormant conduct leads to the same result. Disobedience of courts, of the orders of the court, strikes at the very root of rule of law on which the judicial system rests.
The rule of law is the foundation of a democratic society. Judiciary is the guardian of the rule of law. If the judiciary is to perform its duties and functions effectively and remain true to the spirit with which they are sacredly entrusted, the dignity and authority of the courts have to be respected and protected at all costs. ठीक है, यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि भले ही आप जानबूझ के या पॉजिटिव एक्शन करते हुए कोर्ट के ऑर्डर्स का जो है डिसोबीडियंस कर रहे हैं, नहीं मान रहे, आप उसकी एप्लीकेशन नहीं ले रहे, आप उसके जो है ऑर्डर्स को ये बोल रहे, आप उठा के फेंक रहे, बोल रहे हम नहीं मानेंगे, देता रहेगा कोर्ट ऑर्डर। एक तो आप क्या कर रहे हैं, अपने एक्शंस के साथ में जो है आप एक्टिव कंट्रीब्यूशन के साथ में आप डिसोबीडियंस कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है क्या है, आप ये बोल रहे हैं धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं, हो रहा है काम। पहले क्या होता था कि कोर्ट्स वगैरह जो है इस चीज को मान लिया करते थे। जैसे यहाँ पर देखिए एमसी मेहता केस के अंदर जो है आपकी यहाँ पर आया है नेशनल कंपनीज ट्रिब्यूनल म्युनिसिपल जो है कॉर्पोरेशन की जो है बात करी गई है, और यहाँ पर आता है इवन इफ देयर वाज नॉट डेलिबरेट और विलफुल डिसरिगार्ड फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स, there has clearly been a lackadaisical attitude and approach towards them. मतलब lackluster जिसको बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है हो रहा है काम, वो वाले एटीट्यूड है उसके अंदर। But such lethargic attitude if continues may soon become contemporaneous. अभी तो हम कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप यही लचर व्यवस्था रखेंगे तो इसको भी जो है कंटेंटेनियस बोला जाएगा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए कि वो एक तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे कोर्ट ऑर्डर के बाद, और दूसरी तरफ जो है वो स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हाँ हम काम कर रहे हैं लेकिन टाइम लगेगा, और वही फाइल घुमाने का सिस्टम वही सब कुछ चल रहा है उस तरीके से आगे। तो उस केस में भी जो है कोर्ट ये बोलता है कि एक बार तो वो जो है आपको डांट मारेगा और बोलेगा इसको जो है संभाल लो, वरना ये किसमें तब्दील हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है ये चीज तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो है एटीट्यूड जो है क्या रहता है ज्यादातर लोगों का, पहले ये बहुत कॉमन थी प्रैक्टिस कि दे वर नॉट डेलिबरेटली डिसरिगार्डिंग द ऑर्डर्स, लेकिन वो जो है उनको फॉलो नहीं करते थे, किस तरीके से धीरे धीरे काम करते थे, फाइल नहीं बढ़ाते थे और नहीं बढ़ाते थे, और कोर्ट के समक्ष जाके बार बार यही बहाना लेता था चल रहा है, समय लग रहा है, हमारी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से ये प्रॉब्लम है। तो अब ये चीज जो है नहीं चलेगी, ये बोला गया है कोर्ट के अंदर। ठीक है, नाउ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अगर बात आती है, ठीक है, अगर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करते हैं तो मैंने जैसा आपको बोला कि भाई शब्दों से जो कि लिखे जाएं, बोले जाएं या साइन या ऐसा कोई भी जो है एक्ट हो जो कि स्कैंडलाइज, प्रेजुडिस या इंटरफेयर, ऑब्स्ट्रक्ट करता है ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एनी कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में किसी भी प्रकार से, तो उसे जो है आपकी क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोला जाएगा। यदि कोई भी प्रकाशन किया जाए जो कि लिखित हो, मौखिक हो, चिन्हित हो, चित्रित हो, जिसकी वजह से किसी भी कोर्ट के जो है जो डायरेक्शंस होती हैं उनको पूरा करने के अंदर, उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी भी प्रकार का जो है अगर परेशानी हो रही है, तो इन चीजों को जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के रूप में जो है माना जाएगा। अगर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें जो है एक सेकंड ये पार्ट जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो यहाँ पर हम सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है दोनों को समझते हुए यहाँ पर पढ़ने की जो है बात कर रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इवन ऑफ द सिविल कंटेम्प्ट इज व्हाट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेम्नर। ठीक है, देयर मे बी केसेस ऑफ डिसोबीडियंस वेयर द रिस्पोंडेंट commits acts and deeds leading to actual disobedience of the court orders of the court. Such contemner may flout the orders of the court openly, intentionally, and with no respect for the rule of law. While in some other cases of civil contempt, disobedience is the consequence
और इंटरफेरेंस ऑफ अ डोरमेंट और पैसिव बिहेवियर, ये चीज हमने जो है देख ली है। यहाँ पर आगे जो है हम चलते हैं टेंडेंसी ऑफ द कोर्ट, ये बात है इसके अंदर। सॉरी, एक सेकेंड, मैं बात करना चाह रही थी। हाँ देखिए, इफ इट बिकम्स अ टेंडेंसी ऑफ द पर्टिकुलर, आपकी अगर हम बात करें, कोई भी आपका पार्टी है, उसकी टेंडेंसी हो गई है कि एक तो डिसोबे कर रहा है ऑर्डर्स को, नहीं मान रहा है, बिल्कुल क्लियर डिसोबेइंग है, और साथ ही साथ में वो जो है इस तरह के एक्ट्स कर रहा है जिससे वो कोर्ट पे छीटाकशी करे या उसके ऑर्डर्स को जो है उस पर क्वेश्चन करे, वो भी आपके जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आ जाते हैं। कई बार आपको कोर्ट के अंदर होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अबाउट दैट यू आर इन द कोर्ट और नॉट, you are doing something from outside the court but you are questioning the conduct of the court बार बार, ठीक है, आप बार बार क्या कर रहे हैं, आप जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें बाहर से ही क्वेश्चन करते हैं, जजेस हैं उनके कैरेक्टर के ऊपर आप जो है क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको जो है किसी ना किसी प्रकार से जो है आप परेशान कर रहे हैं, तो क्या वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है क्या? किसी ने प्रशांत भूषण का केस पढ़ा? प्रशांत भूषण जो है उनका केस पढ़ा था अभी जो आया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, तो क्या था केस, क्या केस था, आप बताइए कोई भी। मैम मैं बोलूं? हाँ बताइए, बिल्कुल हेलो, प्रोसीड करिए। हाँ मैम उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, वो कोई बीजेपी लीडर था, उनकी बाइक पे शायद वो राइड कर रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर कुछ ऐसे बोल दिया था कि मतलब कोर्ट में तो इतने केसेस पेंडिंग है और ये मतलब कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो उस पे हुआ था। हाँ ठीक है, यही वाली चीज हुई थी। इसमें क्या था, उनके ऊपर केस जो है चलाया गया था, उनसे जो है ये मांगी गई थी कि आप अपना जो है इसके अंदर यू हैव डिसरिस्पेक्टेड द कोर्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टेट की बात करते हैं हम, ठीक है, ये आर्टिकल 12 के अंदर हम बात करते हैं व्हाट इज अ स्टेट। बेसिकली स्टेट में जो है ये बात किया जाता है कि जिनको हम ये फोर्स कर सकते हैं, जिन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो हमारे जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को पूरा करे, और फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच अगर होती है तो उन्हें जो है हम जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। ये आप जूरिस्प्रूडेंस में नेक्स्ट ईयर ये पढ़ेंगे कि एक राइट को लीगल राइट बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, विधिक अधिकार क्या होता है, लीगल राइट क्या होता है, और उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। जब हम लीगल राइट की बात करते हैं और उसके एसेंशियल्स की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास में अधिकार हो, दूसरा व्यक्ति या बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो कि उसका वहन करे, मतलब जिसके अगेंस्ट हम उस पर्टिकुलर राइट को एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। और भी दो चार चीजें हैं, लेकिन लीगल राइट बनने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, दैट इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ ऑफ द लैंड, तब वो लीगल राइट बनता है। हमारे लीगल राइट्स जो है मतलब उसको लीगली एक्सेप्ट किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर यू कैन से अ पार्ट ऑफ लीगल राइट, लेकिन उससे भी बड़े हैं, ठीक है, दे आर नॉट कॉमन लीगल राइट्स, बहुत उनकी अहमियत है। बार बार ये बात आई है कि जुडिशरी जो है वो स्टेट है या नहीं, ठीक है। आपकी एक केस आएगा दीपक हुर्रा वर्सेस हुर्रा, मतलब हुर्रा वर्सेस हुर्रा का एक केस आएगा, दैट इज आर्टिकल 32 के अंडर का केस है वो, और उस आर्टिकल 32 के अंडर केस जो बोला गया है उसके अंदर बात करी जाती है आपकी क्यूरेटिव पिटिशन की। आपने फाइनल जो है अपील लगा दी कोर्ट के सामने, जितनी अपील लगा सकते थे सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच गए, उसके बाद में भी आप किसी जो है डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप आर्टिकल 32 के अंडर जो है क्यूरेटिव पिटिशन लगा सकते हैं, एक फाइनल रिसोर्ट के रूप में, कि हमें जो है ये डिसीजन सही नहीं लग रहा है, ठीक है। आप फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस को सही ढंग से कंसिडर नहीं किया गया है, एविडेंसेस को सही ढंग से नहीं देखा गया है, ये सारी बातें कर सकते हैं,
लेकिन वहां पर आप ये बात नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स का या कोर्ट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट किया है और हम खुश नहीं है, इसलिए हम जो है कोर्ट के पास में आ रहे हैं। कोर्ट ने ये बोला कि हम लोग गार्जियन हैं फंडामेंटल राइट्स के, हम उस सिस्टम को चलाने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स को जो है संभालने वाले हैं। आप जो है हम लोगों को ही जो है ये बोले कि हमने वायलेट किया और हमें जो है उसको चेक करने के लिए बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, दूसरी बॉडी होनी चाहिए उसके लिए। तो हम लोग जो है गार्जियन है केवल फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स हमारे अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते, वो स्टेट के अगेंस्ट हो सकते हैं, तो हम स्टेट नहीं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में, किसी के पास में भी स्टेट जो है उसके फंक्शंस को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। अगर स्टेट और गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट भी वो अगर गलत बातें कर रहा होता है कि इस तरीके से कि लोगों को वो मूव करने लग जाए कि देखो ऐसा है, ये गलत हो रहा है, स्टेट तुम्हारा ऐसा है, भारत जो है उसके खिलाफ जो है और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ नकारात्मक जो है वो नारे लगाए जाए। बिल्कुल गवर्नेंस ऐसे कि आपका जो है, आपको ये डर हो कि सिविल डिसोबीडियंस हो सकती है, हमारे यहाँ पर जो है दंगे हो सकते हैं और हो सकते हैं, और सिविल राइट्स हो सकती हैं, ठीक है, रिलीजन वगैरह से रिलेटेड नहीं लेकिन स्टेट के अगेंस्ट। तो वहां पर भी सेडिशन का जो है आपके चार्ज लगाया जा सकता है। वैसे ही कोर्ट ये कहता है कि आप हमें स्टेट की तरीके से जो है हम लोगों के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते हमारी फंक्शनिंग के ऊपर, ठीक है। एंड पर्सनल लाइफ सबकी एक पर्सनल होती है, ये बोला जाता है। एंड हाउ इज दैट कमिंग इनटू प्रोफेशनल एम्बिट, वो एक चीज अलग होनी चाहिए, ठीक है। मेरे घर के अंदर भी बहुत सारे लोग, मैं मान लीजिए जो है कुछ हूं, कोई एक पर्टिकुलर पद पे हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ लोअर कोर्ट के जज वगैरह जो है उन्हें कई बार परमिशंस लेनी पड़ती है कि अगर उनके कहीं पर उनको जो है कोई फंक्शन अटेंड करना हो, कोई शादी अटेंड करनी हो, वहां कौन आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये उन लोगों के ऊपर तो बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई होती है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ये रिस्ट्रिक्शंस जो है कम होती जाती है। आप कमेंट कर सकते हो कि हमें ये लगता है दैट दिस इज नॉट राइट, दैट दिस इज नॉट राइट, ओके, कि ये जो है हमें पॉलिटिकल एफिलिएशन दिख रहे हैं और दिख रहा है, लेकिन आप उसको इस तरीके से बोले कि आप ये चार्जेस लगा रहे हैं कोर्ट के ऊपर कि आप करप्ट हैं, सीधा विदाउट प्रूविंग एनीथिंग। कोर्ट ने बोला वो चीज गलत है। You can constructively criticize each and every judgment that is given by the court. आप उसमें कमेंट लिख सकते हैं, क्रिटिक कर सकते हैं, कोई आपको कंडक्ट वगैरह या फिर जो है सही नहीं लग रही है, आप विद जो है फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस पूरा उनके ऊपर करके आप उनके ऊपर जो है वही आप उनकी वर्किंग स्टाइल वगैरह के ऊपर जो है कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ब्लेटेंट जो है आप करप्शन के चार्ज लगा रहे हैं उनके ऊपर, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी तो पूरी जुडिशरी बिकी हुई है, ये है, इस तरीके से, ठीक है, दैट इज नॉट राइट। कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, कोर्ट ने ये बोला। बहुत सारे लोग ये कहेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो उन्होंने कमेंट किया था, जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो सही था, बट कोर्ट ने ये बात जो बोली है कंटेम्प्ट के लिए, वो इस केस के अंदर जो है इस केस में सही है कि नहीं, लेकिन बात ऐसी ही है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट से संबंधित बात तो रहेगी ही। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द होल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वरना लोगों का जो है उस पर से विश्वास उठ जाएगा, वो चीज है। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द होल इंस्टीट्यूशन व्हेन यू आर कमेंटिंग अबाउट वन पर्सन। मैम तो भी विश्वास तो उठ ही गया हल्का हल्का कोर्ट के ऊपर से। हाँ देखिए, वो तो चीज जो है देखने को मिल तो गई है। लोग बाहर ही कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा पसंद करते हैं कोर्ट में जाना। वो तो समय का है, समय कितना लगता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने आके जो है प्रशांत भूषण है उनके पक्ष में बात भी कही है, और उनके ऊपर आपको पता है क्या लगाया गया था, 1 रुपए का फाइन लगाया गया था उनकी बातें सुनने के बाद में सारी की सारी। और ये बोला गया था कि अगर आपने 1 रुपए का फाइन नहीं भरा
ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको 3 महीने की जो है सजा दी जाएगी और 3 साल के लिए आपको प्रैक्टिस करने पे आपकी रोक लगाई जाएगी, ये चीज बोली गई थी। ठीक है, अनुशासनात्मक जो आपकी कार्रवाई है वो आपने पढ़ा था एडवोकेट्स एक्ट के अंदर। एडवोकेट्स एक्ट के अंदर आप मेरे हिसाब से जो है ये चीज पढ़ चुके होंगे कि हाँ मैम पढ़ा था। है ना, तो उसमें आपने जो है ना एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर जो है भी ये चीज देखी कि वहां पर भी अगर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किया जाता है, अगर आप अनुशासन में नहीं है, अगर आप जो है आप किसी भी तरीके से जो है गलत तरह का कंडक्ट के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, तो आप पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसके ना 1998 का जो है आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो है आपका एक डिसीजन आया था 1998 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आपके, वहां पर ये साफ कर दिया गया था कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा के रूप में किसी भी कोर्ट के द्वारा वकील के नामांकन का निलंबन किया जाता है या निरस्तीकरण किया जाता है, तो वो चीज नहीं करी जा सकती। अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है, फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यू कैन नॉट टेक अवे द लाइसेंस टू प्रैक्टिस और सस्पेंड द लाइसेंस टू प्रैक्टिस या जो आपका रजिस्ट्रेशन है ऑफ एन एडवोकेट। ये 1998 का जो है सुप्रीम कोर्ट का केस था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1998 4 SCC 409, ये उसका जो है आपका साइटेशन हो गया, यहाँ पर ये चीज बोली जाती है। ठीक है, तो आप उनको जो है प्रैक्टिस पे बैन लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, उन पे फाइन लगा सकते हैं। ठीक है, आप उनको ये बोल सकते हैं फाइन का पेमेंट नहीं किया जाएगा तो उनको जो है सिविल कारावास जो है वो दिया जाएगा, मगर जो है आप उनके लाइसेंस को कैंसिल नहीं कर सकते। ये 1998 का जो है केस आपका है। यहाँ पर देखिए, आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। लास्ट जो है इसके अंदर एक सेकेंड आपको बता दें कि ये पता नहीं क्या हो रहा है ये वही बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज जो है चेंज ही नहीं हो पाती है। ओके, तो मैंने जैसा आपको बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेक्शन 12 के हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। यहाँ पर जो है हम ये बात करते हैं कि उसकी पनिशमेंट क्या क्या दी जा सकती है। आपको पता है क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है? फाइन हो सकता है और सजा दी जा सकती है। ठीक है, इफ द फाइन इज नॉट पेड एंड डायरेक्टली देयर कैन बी एन इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। ठीक है, क्या है सिंपल इम्प्रिजनमेंट? सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मैंने आपको बताया कारावास हो सकता है, which can be extended up to 6 months. ठीक है, और फाइन which may be extended up to 2000 rupees और both. ठीक है, और both provided that an accused may be discharged or the punishment rewarded may be remitted, मतलब उसे कम किया जा सकता है on an apology made to the satisfaction of the court. आजकल तो ये जो है आपका 2000 रुपए और ये सारी की सारी बात जो करी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए आजकल बहुत बड़े जो है आपके वो भी दिए जाते हैं, छोटे मोटे जो है नहीं लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है आपके क्या बोलते हैं फाइन भी इम्पोज करे जाते हैं, 50,000 60,000 डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपका क्या है। डीप पॉकेट थ्योरी को ध्यान में रखते हुए, डीप पॉकेट मतलब जिसकी जो है जितनी जो है गहरी जेबें होंगी उतने जो है अधिकार होगा उन लोगों पे उतना ही बड़ा जो है फाइन लगाने का। ठीक है, ये चीज बोली जाती है। तो आपके देखिए सेक्शन 10 जो है हाई कोर्ट की पावर की बात करता है
कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगर जो है कोई वायलेशन होता है वहां पे, तो उनके कंटेम्प्ट के लिए जो है वो पनिश कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्ट आपका सेक्शन 11 होता है, उसमें पनिशमेंट ऑफ हायर कोर्ट्स की बात करी जाती है कि वो अगर उनके खिलाफ कोई भी ऑफेंस होता है या कोर्ट के मतलब बाहर भी अगर कोई जो है ऑफेंस करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो उस इंसान को जो है वो पनिश कर सकते हैं। ये चीज बोली गई है इसके अंदर। और जो सेक्शन 12 है 1971 के एक्ट का, उसके अंदर जो है क्या क्या आपकी जो है पनिशमेंट दी जा सकती है और किस केस के अंदर जो है उनको पनिशमेंट्स को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज बोली जा सकती है। प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर के अंदर यही बोला जाता है, प्रोसीजर के अंदर आपको जो है सबसे पहले देखा जाता है कि एलिगेशन लगा होता है। एलिगेशन को वो जो है सामने देखते हैं कि उसके खिलाफ जो एलिगेशन है वो उनको कितना हद तक जो है सही लग रहा है। या तो सुओ मोटो कंटेम्प्ट केस लेते हैं, ठीक है, उनकी हियरिंग के अंदर उनकी प्रेजेंस के अंदर हुआ होता है, तो वो सुओ मोटो खुद ही ले लेते हैं। ओके, और उसके बाद में जो है वो चांस देते हैं उस इंसान को, नेचुरल जस्टिस जो है आपकी, उसका चांस उस इंसान को मिलता है। उसको रिटन के अंदर ये बताया जाता है कि क्या कंटेम्प्ट है उसके खिलाफ और उसको क्यों चार्ज किया जा रहा है। दूसरा, उसको जो है अपने डिफेंस को रखने का, उसको सुनने का जो है उसको मौका दिया जाता है। एंड तीसरी चीज जो है इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी एविडेंस जो है सामने रखा जाता है उस इंसान के द्वारा या सामने वाली पार्टी के द्वारा, कोई एविडेंस रखा जाता है कि वो ये बोले कि मैंने नहीं करा है कंटेम्प्ट, ये बताने के लिए, और दूसरी पार्टी बोल रही है कि इसने किया है कंटेम्प्ट, तो उनको कोर्ट के सामने जो है रखा जा सकता है और उसके बाद में जो है डिटरमाइन किया जा सकता है चार्ज के ऊपर। ठीक है, और अगर उसको दोषी पाया जाता है तो जो पनिशमेंट है उसे भी जो है इस तरीके से देना होगा कि जस्ट हो। ऐसा नहीं कि मनमर्जी से जो है छोटी सी जो है अवज्ञा या अवमानना के लिए जो है उसको सीधा सबसे बड़ा जो है पनिशमेंट का सेंटेंस दे दिया जाए, ये चीज भी सही नहीं। मैम थोड़ा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो ना, समझ में थोड़ा नहीं आ रहा, बाउंस आ रहा। किस चीज के अंदर कि क्या आपको, मान लीजिए आपने कुछ बोला कोर्ट के सामने, जी ठीक है, आपने कोर्ट के सामने कोई भी एक कमेंट किया, वो कमेंट जो है इस तरीके से है कि मे बी आप कोर्ट के जो है जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। जो कोर्ट के अंदर जो डिफरेंट पीपल, केवल जज का ही थोड़ी ना होता है वहां पर, और दूसरे लोग भी तो होते हैं। ठीक है, आप इस तरह का आपने कमेंट किया कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो केस की तारीख है वो यहाँ पर कोर्ट मास्टर है और नीचे रजिस्ट्री है, उनके द्वारा गड़बड़ करी जा रही है। आपने कोर्ट के सामने ये कह दिया, कोर्ट बोलेगा ऐसे कैसे कह रहे हो ये तो तुमने जो है अवज्ञा कर दी। क्योंकि देखिए कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर आप जो है बिना किसी रीजन के ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। आपने कर दिया ये कमेंट, मान लीजिए, ठीक है, या फिर आप ये जो है बार बार बोल रहे हैं पिछले वाले वकील साहब ने, पिछले वाले वकील साहब ने, पिछले वाले वकील साहब ने ऐसा बोला, कर दिया था, पिछले वाले वकील, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। कोर्ट ये चीज पसंद नहीं करता है, वो आपको रिपेरिमेंट करेंगे, रोकेंगे। आप फिर भी इस तरह के कमेंट देना नहीं बंद करते हैं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट का जो है नोटिस आपको दिला देंगे। आपके पास में नोटिस जाता है, आपको चार्ज बताया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप इसके ऊपर अपनी एक्सप्लेनेशन दें, और साथ में अगर कोई एविडेंस लगाने हैं आपको कि आप इस तरीके से क्यों कह रहे थे बार बार, तो आप अपने एविडेंस दे सकते हैं। या तो आप अपने एविडेंस दे सकते हैं, या फिर आप जो है आपके पास में कोई बेस नहीं है, आप यूं ही वो चीज बार बार कहे जा रहे थे, तो वहां पर आप अपनी अपॉलॉजी भी दे सकते हैं, बिल्कुल सशर्त वगैरह नहीं, बिना शर्त के कि आई कंप्लीटली अपोलोजाइज। मैं जो है मैंने गलत कहा, स्टेटमेंट में बिल्कुल मानता हूं, ऐसे ही जो है भावेश में कि जो है आके मैंने जो है ये सारी की सारी बातें कह दी या ऐसा कर दिया, तो इस वजह से क्या होएगा, आपको वो तो एक अपॉलॉजी होगी, वो कोर्ट के ऊपर है, फिर वो मानता है या नहीं मानता है, और छोटा मोटा फिर उसके लिए फाइन लगाता है।
नहीं तो अगर आप कई बार एविडेंस भी दे सकते हैं, आप अंदर कोर्ट में क्या गड़बड़ी चल रही है डेट्स वगैरह देने में, और कई बार लोग प्रूव कर देते हैं कि ये देखिए सर, देखिए बाकी इसी दिन के केस थे, इसी कैटेगरी के केस थे, वो इतने दिन में जा रहे हैं, हमारा वाला इतने दिन में लग रहा है। माय लॉर्ड्स का आदेश था कि ये जो बच गए हैं आपके सामने मेंशनिंग करके वो इस डेट को जाए, तो भी नहीं लगा। एक बार नहीं, बार बार, कई बार हो जाता है, गड़बड़ हो गई डेट्स वगैरह के अंदर, लेकिन बार बार ये चीज हो रही है माय लॉर्ड्स, देख लीजिए आप। तो आपने एक तरीके से जो है वो दिखा के डेट्स वगैरह सबके कंपैरिजन करके आप दिखा सकते हैं कोर्ट को। तो इसलिए लोग डरते हैं कि रख सकते हैं, और इसलिए गड़बड़ियां कम होती है। पहले बहुत होती थी डेट्स वगैरह में गड़बड़ियां, और वो आजकल सब डरते हैं क्योंकि लोग ये प्रोड्यूस कर देते हैं, एवरीथिंग इज डिजिटल ना, तो डिजिटली उठा के नाम ढूंढ के वो ये लो प्रोड्यूस कर दिया। तो इसलिए आजकल जो है डेट्स की गड़बड़ी जो है कोर्ट्स वगैरह में होती थी वो कम होने लगी है, हाई कोर्ट्स में एटलीस्ट। लोअर कोर्ट्स का तो अभी भी जो है कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता। ठीक है, 5 अप्रैल का 5 अगस्त हो जाए, 4 का 8 कब हो जाए वो भी नहीं पता चलता, 5 का 8 कब हो जाए वो भी नहीं पता चलता, कई बार वो भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज है। तो ये क्या है कि आपको डिफेंस का चार्ज, मतलब आपको वो मिलेगा मौका। आपको नैसर्गिक न्याय पता है, नैसर्गिक न्याय क्या होता है? नेचुरल जस्टिस। वो अभी शायद आप नहीं पढ़ेंगे, आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रशासनिक विधि है उसके अंदर आता है। देखिए नैसर्गिक न्याय क्या होता है, नैसर्गिक न्याय के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति है उसके खिलाफ अगर कोई चार्ज लगता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, या फिर इसी तरह की ये छोटी मोटी जो आपकी जो है इंक्वायरीज वगैरह होती है और आपको नोटिस और ये सारे मिलते हैं ना, भले ही आपको डिसिप्लिनरी नोटिस मिला हो आपकी कॉलेज वगैरह से भी कि आपके खिलाफ ये किसी ने आरोप लगाया है, आप जो है आपको नोटिस दिया जाता है। पहली चीज तो लिखित के अंदर आपके खिलाफ क्या आरोप लगाया गया है वो आपको लिखित में मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या आपके ऊपर आरोप लगाया गया है। दूसरा, आपको जो है अपनी बात कहने का अधिकार होता है, यू हैव द राइट दैट यू शुड बी हर्ड। तीसरी चीज उसके अंदर ये होती है कि जो चीज यहां नहीं चलती है, ठीक है, जो चीज यहां नहीं चलती है, तीसरी चीज ये होती है कि आपको ये अपने एविडेंसेस वगैरह देने का तो अधिकार होता है। वो सारी चीजें होती है कि कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। ठीक है, आपने खुद नहीं चार्ज लगाया और आप खुद ही जज बन रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को छोड़ के बाकी किसी में नहीं देखा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर वो खुद ही जो है जुडिशरी लगाती है चार्ज, जुडिशरी बोलती है कि क्यों ना आपको जो है जेल में पटक दिया जाए, आप उनके सामने जो है माई बाप करके जो है सॉरी मांगते हैं या फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं और आपको फिर जो है बोलती है हाँ ठीक है, कोर्ट ये बोलती है चलता है, चलिए कोई परेशानी नहीं है, आपने हमारा ऑर्डर वायलेट किया लेकिन आपको लास्ट जो है चांस दी जाती है, आपने अपॉलॉजी मांग ली, आप चलिए आगे। तो ये तो केवल यहाँ पर जो है दिखता है कि जहां पर जो है अ पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, बाकी और कहीं ये चीज नहीं दिखती। बट दिस इज टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर फेथ इन द जुडिशरी और चीजें सही ढंग से चले, वरना केओस हो जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम होती है, आप किसी पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप अपने काम को सही ढंग से ना करें। तो देखिए जुडिशरी को एक स्पेशल ओहदा तो दिया गया है, इसलिए उनको ये पावर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक है, कल हम जो है ये देख लेंगे कि क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं, और हम ये भी देखेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज, कि किन केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। आप देखिए अगर किसी भी चीज को जो है इनोसेंट पब्लिकेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अगर आप करते हैं उसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा जनरली। जो भी चीजें जो है आप प्रकाशित करते हैं, देखिए कुछ भी प्रोसीडिंग चल रही होती है कैमरा और या इन कैमरा है, ठीक है, सारी की सारी प्रोसीडिंग इन चैम्बर और इन कैमरा, उनके अलावा जो है अगर आप प्रोसीडिंग्स को प्रकाशित करते हैं तो वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, अनलेस, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस केसेस के अंदर जो है आप अगर पब्लिकेशन करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा।
और ऐसे भी केसेस बताएंगे जिनके अंदर जो है ये बोला जाता है कि ये कंटेम्प्ट नहीं है। ये दोनों केसेस, ये दोनों ही तरह की चीजें जो है हम कल डिस्कस करेंगे कि किन केसेस के एग्जांपल्स ऐसे जिनको कंटेम्प्ट माना, अवमानना माना गया है, और ऐसे केसेस कि जिनको अवमानना नहीं माना गया है कंपैरिजन के रूप में। और दूसरी चीज जो है हम यहाँ देखेंगे वो है कि आपकी पनिशमेंट्स क्या कर दी जा सकती हैं, और पनिशमेंट्स जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे भी ज्यादा बढ़ के जो है पनिशमेंट्स क्यों दी जा रही हैं एग्जाम्पल सेट करने के रूप में। ठीक है, ये चीज है। हाँ मयंक, आपने अपना हैंड रेज कर रखा है। Please check the message section. If someone who has nothing to do with any case in a court and he threatens any judge, then what can be the punishment? देखिए, it depends upon what kind of threatening is there. उसके पर्सन पे है थ्रेटनिंग, ठीक है। इफ दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द केस, फॉर एग्जांपल उसका कोई डिसीजन है और है उससे वो हैप्पी नहीं है, फिर वो थ्रेटन कर रहा है, तो भी वो आपका जो है केवल उस इंसान को, तो मैं आपको मार दूंगा, ये है, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं ये एक्सपोज कर दूंगा, मैं ये एक्सपोज कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके कर दूंगा, ठीक है, सारी की सारी पर्सनल वर्सेस एक आप उनके जो है एक सिंपली जो है ऐसे ही धमका रहे हैं, ये दे दो वरना जो है हम ये कर देंगे, ठीक है, मार देंगे, पीट देंगे, सारी की सारी चीजें इस तरीके से थ्रेटन कर रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट थ्रेट, वेदर दैट थ्रेट इज मूविंग टू द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जज, जो उसका वर्क हो रहा है कोर्ट के अंदर, क्या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जज जो है, इफ दैट पर्सन इज द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ और जस्टिस, मतलब तो वो क्या क्या करते हैं कि अगर वो चीफ जस्टिस खुद है तो वो स्लो मोटो जो है उसके ऊपर, अगर वो उनके वर्किंग के ऊपर है किसी तरीके से आ रहा है, तो उस इंसान को कंटेम्प्ट में ले सकते हैं। लेकिन एक थ्रेटनिंग जो है उनको अगर पर्सनल कैपेसिटी में अलग रीजन से किया जा रहा है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, उसको जो है आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में नहीं मानेंगे। अगर किसी लोअर कोर्ट के जज को जो है डराया धमकाया जा रहा है कि ये डिसीजन दे दो वरना, हाँ मैम, हमारे यहाँ पे एमएलए ने धमकाया था, लोकल जज आया था कोई से यहाँ सेशन कोर्ट में, हाँ ये डिसीजन दे दो उसने वरना। ट्रांसफर ले लिया यहाँ से। देखिए बात तो वही होती, ट्रांसफर वगैरह ले लेते हैं और सारी की सारी चीजें हैं, वरना तो क्या होता है इसका कि आप जो है हाई कोर्ट को लिख के देते हो कि मेरे को इस तरीके से मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा है, मेरे को ये धमकाया जा रहा है, ठीक है, बेसिकली ये चीज होती है। फिर हाई कोर्ट के पास में जो है ये अधिकार होता है कि लोअर कोर्ट्स जो है सेक्शन 10 भी इस पर्टिकुलर 1971 का जो आपका ये एक्ट है उसी के अंदर सेक्शन 10 के अंतर्गत उनके पास में जो ये अधिकार होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनके कंटेम्प्ट के लिए भी जो है वो डिसीजन ले सकता है। वैसे वो खुद भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की अगर कोई थ्रेटनिंग वगैरह आ रही होती है तो हाई कोर्ट्स भी एक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनके पास में ज्यादा अथॉरिटी है वो चीज है। खुद भी कोर्ट्स वगैरह भी आपने देखा होगा कि कोई नहीं आता, वो बुलाते हैं किसी मुवक्किल को और है वो नहीं आ रहा है, खासकर मेंटेनेंस वगैरह के केस के अंदर, ठीक है, तो वो खुद भी जो है पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको सिविल कारावास वगैरह के अंदर डाल सकते हैं और है सारी चीजें, क्योंकि वहां कंटेम्प्ट हो रहा था। लेकिन ये जो थ्रेटन है इसकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि केस ही नहीं, जनरली अगर उसके फंक्शनिंग से रिलेटेड हो रहा है, अगर वो बातें कि हम तुम्हारे को जो एक्सपोज कर देंगे कि तुम ऐसे डिसीजन लेते हो वैसे डिसीजन लेते हो, उसको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब वो उसका जो है एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ले सकता है कि आप कोर्ट की जो है प्रोसीडिंग्स या उनके जो है जजमेंट्स और या उसकी इंटीग्रिटी को जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी भी एक शब्द बोला गया है ना उसके अंदर, कि इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो संगठन है उस संगठन को आप जो है उसके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो है आपका वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा, और पर्सनल कैपेसिटी के अंदर होएगा तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। वो आप ये बोल सकते हो कि that person is actually क्या हो गया, मैम होता है कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ आप डिफेमेशन कर रहे हो मेरा, ठीक है, बेसिकली डिफेमेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन अकॉर्डिंगली, कि आप किसके ऊपर जो है किस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं, बेसिकली।
सुओ मोटो का मतलब होता है खुद ले लेना। ठीक है, भाभी ने पूछा था सुओ मोटो क्या होता है। सुओ मोटो केसेस जो है लिए जाते हैं सेल्फ कॉग्निजेंस, खुद ही आप जो है किसी पर्टिकुलर मैटर को जो है आप उसकी सेल्फ कॉग्निजेंस कर रहे हो। जैसे आपकी पीआईएल वगैरह होती है, पीआईएल वगैरह ज्यादातर या तो फाइल करी जाती है या फिर कई बार ऐसा नहीं होता सुओ मोटो। इन द केस ऑफ सुओ मोटो वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, खुद ही जो है जजेस ने या फिर खासकर आपके चीफ जस्टिस वगैरह ने जो है उठा लिया होता है उस केस को। उनको लग रहा होता है कि दिस इज मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस वगैरह। अभी भी जैसे बहुत सारे जो है आपके लाइक आई वुड से बहुत सारे एडवोकेट्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है ये बोला था कि आप लोग सुओ मोटो जो है ये ले लीजिए कि कुंभ वगैरह है या फिर ये जो इतना ज्यादा पॉलिटिकल रैलीज अभी हो रही है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, ठीक है, कोविड की वजह से। तो दैट मीन्स टेकिंग द कॉग्निजेंस बाय देमसेल्व्स, खुद कोर्ट जो है उस चीज को जो है कॉग्निजेंस ले लेती है। ठीक है, तो अब आपके नेक्स्ट जो टीचर है वो आपके आएंगे। मैं आपसे आई वुड से कि वी विल बी मीटिंग एट द सेम टाइम 9 o'clock टुमारो, और जो बची हुई चीज है वो हम इसके में पढ़ लेंगे और उसके बाद में फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।